नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बहुत गजब बात है। नेता बिरादरी अरविंद केजरीवाल को लेकर जनता को बता रही है कि यह कैसा मानुष है। कोई हिटलर सा बता रहा है तो किसी ने चंदाखोर बताया। कोई कह रहा है कि भाव मत दो, अपने आप थक जाएगा। दिग्विजय सिंह और नारायण सामी ने केजरीवाल को महत्वाकांक्षी व अहंकार उन्मादी व्यक्ति करार दिया। उधर सिविल सोसाइटी के पुराने धाकड़ लोग टीवी चैनलों पर केजरीवाल को डिकोड करने की बहस कर रहे हैं। जाहिर है अरविंद केजरीवाल एक पहेली बन गए हैं और ये रियलिटी इस देश की लीडरशिप के दिवालिया होने का प्रमाण है। अरविंद केजरीवाल बहुत मामूली आदमी है। मैं आम आदमी हूं कि उनकी टोपी आम समझ वाली है। वे आम आदमी हैं और आम आदमी की समझ के माफिक काम कर रहे हैं और बस वही हिट है। कांग्रेस और भाजपा के कथित दिग्गज साजिश बूझ रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। ये इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ पा रहे हैं कि 5 साल पहले राहुल गांधी ने आम आदमी के अंदाज में भागदौड़ की थी और वे हिट हुए थे। जरा याद करें कलावती के घर जाने, झुग्गी झोपड़ी जाने के राहुल गांधी के कार्यक्रमों को। कैसे उनकी वाहवाही हुई थी और मीडिया ने ही वह वाहवाही की थी। लेकिन राहुल गांधी बाद में नेताओं की ऊंची राजनीति में फंसे, दिग्विजय सिंह जैसों के घेरे में आए और फेल हुए। उनकी जगह आज अरविंद केजरीवाल स्टार है। क्या अपना ये सोचना सही नहीं है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। देश की दोनों बड़ी पार्टियों का चरित्र बदल रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों क्षेत्रीय पार्टियों जैसे बर्ताव करने लगी हैं। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निजी हमले कर रहे हैं, जैसा पहले कभी मुलायम और मायावती करते थे। एक दूसरे को नोटिस भेज रहे हैं और यहाँ तक कि मीडिया की खबरों को लेकर इतने संवेदनशील हो गए हैं कि मीडिया समूहों को नोटिस भेज रहे हैं और जहाँ संभव हो रहा है वहाँ हमले भी कर रहे हैं। पटना में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पिछले दिनों एक बड़े अखबार समूह के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और स्थानीय संपादक के साथ धक्का मुक्की भी की। अखबार में पाठक के पत्र कॉलम में किसी पाठक ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर कुछ बेहद भद्दी और आपत्तिजनक बातें लिखी थी। संपादक की जानकारी में बात आई तो उन्होंने खेद भी जताया और जिम्मेदार व्यक्ति को सजा भी दी। फिर भी जिस तरह कभी मुलायम के लोगों ने अखबार पर हल्ला बोला था, वैसा हल्ला बोल कांग्रेस के लोगों ने किया। इसी तरह विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक बड़े मीडिया समूह को मानहानि का नोटिस भिजवा दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी 2 या 3 मीडिया समूहों को नोटिस भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद और कारोबारी ने एक अलग मीडिया समूह के साथ जंग छेड़ी है। इसके अलावा नेता आपस में भी राजनीति से आगे जाकर कानूनी मोर्चे पर उलझे हैं। गडकरी, किरीट सोमैया और मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने दिग्विजय सिंह को नोटिस भिजवाया है, तो महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने गडकरी को नोटिस भेजने का ऐलान किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी को लेकर बेहद भद्दी टिप्पणी की। भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी इस विवाद को आगे बढ़ाया। कांग्रेस में आधा दर्जन से ज्यादा प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होनी ही है। कैबिनेट की फेरबदल के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जाने लगा है कि बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। तभी सभी प्रदेशों के अध्यक्ष पद के दावेदार दिल्ली कूच कर रहे हैं। 4 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली होने वाली है। इसे सफल बनाने का जिम्मा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का है। लेकिन इसी बहाने दूर दराज के नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा ये परंपरा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ बेहतर तालमेल वाले नेताओं को वहां के प्रभार दिया जाता है। लेकिन अब ये परंपरा उलट हो गई है। अब प्रभारी मनमाने तरीके से नियुक्त हो जाते हैं जो प्रदेश अध्यक्षों के साथ तालमेल नहीं बना पाते। लेकिन इस बार भी एआईसीसी का बदलाव पहले होता दिख रहा है, उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष बनेंगे। हरियाणा में फूलचंद मुलाना की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो कोई दलित ही प्रदेश अध्यक्ष होगा। इसी तरह झारखंड में प्रदीप बालमुचु मंत्री होते होते रह गए, इसलिए उनकी जगह आदिवासी अध्यक्ष ही बनाया जाएगा, क्योंकि वहां नेता प्रतिपक्ष का पद गैर आदिवासी के पास है। बंगाल के प्रदीप भट्टाचार्य मंत्री नहीं बन पाए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि उन्हें ही फिर से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बिहार में ब्राह्मण या भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष होगा। इस नाते अनिल शर्मा, प्रेमचंद्र मिश्र और एमएम झा के नाम चर्चा में है। उत्तराखंड के यशपाल आर्य की जगह हरीश रावत का आदमी होगा या विजय बहुगुणा का, इसकी खींचतान चल रही है।
महाराष्ट्र में माणिकराव ठाकरे की जगह भी नया अध्यक्ष बनना है। महाराष्ट्र क्षेत्रीय कांग्रेस के इस्तीफा दे चुके अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह की जगह भी नई नियुक्ति होनी है। उत्तर प्रदेश की दोनों प्रादेशिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले समाजवादी पार्टी और बसपा तैयारियों में काफी आगे हैं। 2 दिन पहले मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि किसी समय चुनाव हो सकते हैं, वे तैयारी करें। बताया जा रहा है कि सपा ने यूपी की 80 में से 65 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इनमें से 4 या 5 उम्मीदवार सपा सुप्रीमो के अपने परिवार के होंगे। मुलायम सिंह के अलावा उनकी बहू डिंपल यादव और भतीजा धर्मेंद्र यादव तो पहले से लोकसभा सांसद हैं। इस बार मुलायम सिंह के एक और भतीजे के चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया काफी हद तक तय कर ली है। सपा की तरफ बसपा से भी मायावती के करीबी नेताओं के तमाम रिश्तेदार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बसपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मैनपुरी सीट पर उम्मीदवार होंगी। यह सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की सीट है। मौर्य की बेटी संघमित्रा और बेटा उत्कर्ष दोनों विधानसभा का चुनाव हारे हैं। इसी तरह पार्टी में मायावती के सबसे करीबी माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल सिद्दीकी को भी टिकट दिए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि वे फतेहपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने वहां प्रचार भी शुरू कर दिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी भी एमएलसी हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता रामवीर उपाध्याय के भाई मुकुल उपाध्याय गाजियाबाद सीट पर भाजपा के दिग्गज राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा पहले से फतेहपुर सिकरी से उम्मीदवार हैं। बताया जा रहा है कि बसपा की एमएलसी सविता सिंह के पति धीरेन्द्र प्रताप सिंह की भी लोकसभा टिकट तय हो गई है। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज अरसे बाद अपने मंत्रिपरिषद की बैठक की। 28 अक्टूबर की यूपीए सरकार में 22 नए चेहरे शामिल किए गए थे। इसके बाद आज मनमोहन सिंह ने अपने सभी मंत्रियों की बैठक की और कहा कि विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, फिर भी चूंकि वे राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं, इसलिए उनकी प्राथमिकता देश के बुनियादी ढांचे का विकास करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर मंत्री अपने विभाग के अधूरे एजेंडे को पूरा करने के लिए काम करे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने आज विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के चुनाव क्षेत्र फर्रुखाबाद में जाकर उनके खिलाफ आरोप लगाए। हजारों लोगों की मौजूदगी में केजरीवाल ने कहा कि खुर्शीद और उनकी पत्नी के संरक्षण में विकलांगों की मदद के लिए चलने वाले एनजीओ ने पैसे की हेराफेरी की है और विकलांगों का पैसा खा गए हैं। उन्होंने दावा किया कि खुर्शीद फर्रुखाबाद से अगला चुनाव नहीं जीतेंगे। उन्होंने उस सीट से किसी विकलांग को उम्मीदवार बनाने का दावा किया। उनके भाषण से पहले खुर्शीद और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे। केजरीवाल ने जब कहा था कि वे फर्रुखाबाद जाएंगे, उस समय खुर्शीद ने कहा था कि वे चले तो जाएंगे लेकिन लौटेंगे कैसे। लेकिन आज दिल्ली में खुर्शीद ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सूचना का अधिकार कानून में संशोधन के प्रस्ताव वाले मसौदे को केंद्र सरकार ने वापस लौटा दिया और साफ कर दिया कि इस कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। संशोधन के मसौदे में कहा गया था कि सिर्फ सामाजिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर ही कैबिनेट की फाइलों की नोटिंग सार्वजनिक की जाएगी। 2005 में यह कानून बना था और अगले ही साल यानी 2006 में इसमें बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन आज करीब 6 साल बाद यह मंजूरी वापस ले ली गई है। अब सुरक्षा, निजता और पेशेवर हितों को छोड़कर बाकी सभी मसलों पर नोटिंग सार्वजनिक की जाएगी। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति चुने जाने को चुनौती देने वाली पीएस संगमा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू करने के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की है। 20 नवंबर को संविधान बेंच सभी पक्षों को गुण दोष के आधार पर अपना पक्ष रखने का मौका देगी। उसके बाद इस मामले में नोटिस जारी किया जाएगा। पूर्व स्पीकर और प्रणब मुखर्जी के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़े संगमा ने अपनी याचिका में कहा है कि नामांकन करने के समय मुखर्जी लाभ के पद पर थे, इसलिए उनका चुनाव रद्द होना चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।